कुमारी नथानी, आप देख रहे हैं 10 में है दम। क्या है खास 10 में है दम में? आइए फटाफट से हम एक नजर यहां पर डाल लेते हैं कि आज हम 10 में है दम में आपको क्या कुछ बताने वाले हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कल वोटिंग होनी है उससे ठीक पहले एक मेगा इंटरव्यू दिया और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ को अव्वल बताया। ये अव्वल क्यों बताया और साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे साथ 10 में है दम में जुड़ेंगे मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शुक्रिया आपका। हिमानी, ग्राउंड जीरो से हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले बड़े चरण के मतदान से पहले हम सीधे ग्राउंड जीरो पर हैं और बताएंगे आज कैसे हिसाब को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है कर्नाटक में और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले क्या कुछ तैयारी है। ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं आज हिमानी, और कल सबसे बड़ी कवरेज होगी रिपब्लिक भारत की, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश की जमीन पर है और सबसे बड़ी सियासी कवरेज हम दिखाने जा रहे हैं हिमानी। लेकिन उससे पहले कू का सवाल आज का क्या है, ये आप दर्शकों को जरूर बताएं हिमानी। रूप से विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही कारण है कि ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य मेरे साथ जुड़े हैं। इससे पहले कि मैं वापस विवेक का रुख करूं, कू का सवाल जो है वो आपको बता दें। कू का सवाल हमारा यह है कि योगी को अव्वल नंबर बताया प्रधानमंत्री ने। योगी के काम पर प्रधानमंत्री मोदी की मोहर से क्या बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा? आपकी जो भी राय है, जो भी जवाब है, आप कू ऐप पर जाइए और अपनी राय हमसे साझा करिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूं कि ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं, मेरठ में मौजूद हैं। कल पहले चरण का मतदान होना है। विवेक, तैयारी पूरी है? तो हिमानी हमारे साथ लगातार है, लेकिन हिमानी आज सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री का वो हमला रहा जो अखिलेश सरकार पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद जिस तरह से बढ़ा है और परिवारवाद पर जिस तरह से फोकस किया गया वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दंश है। और साथ ही साथ सपा सरकार को लेकर जिस तरह से बीजेपी हमलावर रही है और प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा वो सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है, सुर्खियों में से एक है। इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, वरना विरोधी विरोध करता। हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। यूपी में जारी चुनावी संग्राम के बीच पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, वरना विरोधी विरोध करता। कैश करने के लिए मैदान में उतरा है मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योगी ने अपने फैसलों से लोगों में विश्वास पैदा किया, जबकि साल 2017 से पहले यहां गुंडाराज था। पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप, और हर कोई सरेंडर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया कुंभ की भव्यता की साक्षी बनी। अब आप देखिए, इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, यानी हमारे देश में हुए कुंभ के मेलों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला योगी जी के कालखंड में हुआ। करोड़ों की तादाद में लोग आए, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नकली समाजवाद का जिक्र करते हुए
समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी का कामकाज देखा, उन्हें परखा है। साल 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय है। मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों की जमकर सराहना की, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका देने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखा आपने प्रधानमंत्री ने किस तरह से अटैक किया आज परिवारवाद को लेकर। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हिमानी के पास है, सीधे चलते हैं उनके पास। हिमानी, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल विवेक, देखिए हम यहां पर बता दें कि हिजाब विवाद की अगर हम बात करें तो हिजाब विवाद पर कर्नाटक से लेकर यूपी तक अगर हम बात करें तो इस पर बवाल पूरा हो रखा है, इस पर पूरा हंगामा बरपा हुआ है। और आप देखिए कि जब इसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई, यानी कि पाकिस्तान ने जब टिप्पणी करनी इस पर शुरू की, तो ओवैसी साहब ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। लेकिन किस तरह से पूरा सियासी बवाल इस पर मचा हुआ है, जरा ये भी देखिए। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पर अब हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं हिजाब के समर्थन में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो कहीं भगवा ब्रिगेड हिजाब का विरोध कर रही है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनो तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो लड़कियां, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डोर्स बंद कर दे रहे लड़कियों पे, ये इट्स लाइक डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर अ वुमेन। मैं सारे इंडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान या कोई पर्टिकुलर रिलीजन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इंडियंस के बीच में और वो पॉलिटिशियंस के बीच में जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। हिजाब पर जारी हंगामे के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई। कहा यह हमारे घर का मामला है, पाकिस्तान को इससे क्या है। भाड़ में जाए वो लोग। वो कौन होते पाकिस्तान वाले? हमारे को सबक सिखाने वाले हैं? वो कौन होते? हमको उनसे क्या लेना देना है? भाड़ में जाए वो। उनका संविधान में तो कोई नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। वो छोड़े, उनकी बात मत करें आप। हमको उनसे क्या लेना देना है? हमको भारत से मतलब है और रहेगा। भारत के संविधान से हम बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिजाब मामले को इस्लामिक जिहादियों का षड्यंत्र करार दिया। देखिए, इस्लामिक जिहादियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये भारत को भी तालिबान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। जो काम तालिबान कर रहा है वही भारत की कुछ इस्लामिक जिहादी संस्थाएं कर रही हैं। इस बिटिया को पुरस्कृत करके आप क्या चाहते हैं
आप यही चाहते हैं ना? जो तालिबान कर रहा है कि काले बोरे में कैद रहें महिलाएं, विद्यालय न जाएं। हिजाब मामले पर लालू यादव ने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है। ये देश सिविल वार में चला जाए। मोदी जी की सरकार में सिविल वार, जिस लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं हिजाब मामले पर जारी घमासान के बीच प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी के भी पहनावे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोगों को नसीहत दी है कि आप बच्चों के भविष्य और शिक्षा से मत खेलिए। तो विवाद को विवाद बनाना और विवाद को हिंसा में बदलना और बच्चों के शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ करना, यह अमानवीय भी है, गैर इस्लामिक भी है, असंवैधानिक भी है। हिजाब पर जारी घमासान के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन ने ये नियम तय कर दिया था कि हिजाब नहीं पहन के आना है, हमारा अपना एक ड्रेस कोड है, अगर फिर कोई बच्चा ऐसा करता है, बच्ची करती है उसका उल्लंघन, तब वो कहना विवाद बनता है। लेकिन कॉलेज का, स्कूल का जब ड्रेस कोड का उसके नियम में उसको अलाउ किया हुआ है हिजाब को, तो उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। कुछ फिरका परस्त हैं जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको जो है मुल्क का भाईचारा पसंद नहीं आता, तो उन्होंने एक लड़की को देखा कि वो अपने मज़हब के मुताबिक आ रही थी, बुर्का पहनकर आ रही थी, उसको देखकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ये बेहद ही गलत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हिजाब विवाद पर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना चाहिए। ये तो बुर्का नहीं पहनती, ये अच्छी मुसलमान नहीं है। आप चाहते हैं ऐसा माहौल हो, अगर इसको आप ओके कर देंगे तो कल ये कहा जाएगा अच्छी मुसलमान नहीं है। मैं अच्छी मुसलमान हूँ और मैं हिजाब नहीं पहनती। हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी, लेकिन अब हैदराबाद, कोलकाता से लेकर यूपी तक पर इस पर सियासी घमासान जारी। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने फायदे के हिसाब से बयान दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि शिक्षा के मंदिर को धार्मिक अखाड़ा का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि किस तरह से कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर सियासी तूल बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में विवादित बयानों की लगातार फेरिस्त बढ़ती जा रही है। जहां पहले गर्मी शांत करने और चर्बी वाले बयान को लेकर तूल मचता जा रहा था, वहीं अब ओवैसी की भी इन बयानों को लेकर एंट्री हो चुकी है और इस मामले में सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले चरण के मतदान से पहले कैसे इस बयान को लेकर हंगामा बरपा है। गर्मी ज्यादा लग रही है, ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा, आपके लिए कौन सा ऐसा मशीन है? सर्दी के मौसम में भी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। नेताओं की बयानबाजी इतनी तीखी कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। सीएम योगी ने मुरादाबाद की बुलारी में लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए सपा पर जोरदार प्रहार किया। योगी ने कहा कि पिछले 5 साल में जिन लोगों ने भी अराजकता फैलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कुछ लोग फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी को शांत कर दिया जाएगा। अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है, ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने गर्मी निकालने की बात कही तो थोड़ी ही देर में मुरादाबाद से ही ओवैसी ने पलटवार कर दिया। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में
मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा आपके लिए कौन सा ऐसा मशीन है जो मई जून में गर्मी अगर पैदा करेगा तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को? दे देते उनको नौकरी। एक बात सुन लो बाबा, ओवैसी जो अब गर्मी उत्तर प्रदेश में पैदा कर चुका है ना, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्दी भी उसको कम नहीं करेगी, ना तुम्हारी गर्मी उसको कम करेगी। गर्मी बनाम चर्बी की लड़ाई में प्रियंका वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रियंका ने कहा, गर्मी और चर्बी नहीं, भर्ती निकालने की बात होनी चाहिए। गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए, खाली पद पड़े, भर्ती निकालिए। हमने तो पूरा खाका तैयार किया है कि हम भर्ती कैसे निकालेंगे। अब आपको सुन और अपने इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, कू का वो सवाल कि आज प्रधानमंत्री ने अपना जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने योगी के काम पर जो मोहर लगाई है, क्या इन चुनावों में बीजेपी को उससे फायदा होगा? आपने अपने जो जवाब हमें दिए हैं उनमें से 98% लोगों का यह मानना है कि हाँ फायदा होगा, जबकि 2% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि फायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ 10 में है दम कि आज के सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।